तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रेम अनफिल्टर्ड के एक और नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। मून नाइट सीरीज का एपिसोड 1 रिलीज हो चुका है एंड इसका नाम है द गोल्डफिश प्रॉब्लम। अब सबसे पहले जो बात दिमाग में आती है वो ये कि ये कैसा नाम हुआ। आखिर कोई क्यों एक सुपर हीरो सीरीज के एपिसोड का नाम द गोल्डफिश प्रॉब्लम रखेगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि इस एपिसोड में हमें स्टीवन ग्रांट के घर पे रखे एक्वेरियम में एक गोल्ड फिश देखने को मिली। जी नहीं, उसका रीजन ये नहीं है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको गोल्ड फिश की एक एबिलिटी के बारे में समझना होगा एंड वो एबिलिटी है उसकी मेमोरी। गोल्ड फिश में एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि इनकी मेमोरी काफी स्ट्रॉन्ग होती है। कभी कभी तो इनकी मेमोरी का स्पैन लगभग 3 महीने तक का होता है। वो डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साउंड्स, यहाँ तक कि डिफरेंट इंसानों में भी अंतर कर सकती है। और इसी वजह से अगर ये किसी के घर में रखे हुए एक्वेरियम में पाली जा रही हैं, तो उस घर के हर एक मेंबर को पहचानती हैं और अपने पसंदीदा इंसान के आसपास होने पे ये एक्वेरियम में एकदम खुल के तैरती हैं सामने आके। बट अगर वहीं कोई नया बंदा घर पे आ जाए तो ये उसको देख के छुप भी जाती हैं। तो अगर अभी तक आप ये नहीं समझ पाए हो कि इसका मून नाइट के कैरेक्टर से क्या लेना देना है, तो मैं बता देता हूँ, डोंट वरी। इस सीरीज का ये पहला एपिसोड हमें बस स्टीवन ग्रांट का जो कैरेक्टर है उससे इंट्रोड्यूस कराता है एंड उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा एपिसोड दिखाया जाता है एंड उसकी मेमोरी को गोल्डफिश की मेमोरी के साथ कंट्रास्ट करके दिखाया गया है। जैसे गोल्डफिश की लाइफ में उसकी मेमोरी का एक काफी सिग्निफिकेंट रोल होता है, वैसे ही स्टीवन ग्रांट की लाइफ में भी उसकी मेमोरी का एक काफी सिग्निफिकेंट रोल है, क्योंकि उसकी मेमोरी का ही तो सारा खेल है। एंड इसका एक और फनी सा रीजन भी है कि जैसे कॉमन गोल्डफिश हमें कई सारे रंगों में मिलती हैं, जैसे कि रेड, ऑरेंज, गोल्ड, व्हाइट एंड ब्लैक, काफी सारे वेरिएंट्स आते हैं इसके। सेम वैसे ही सीरीज में हमें स्टीवन ग्रांट की भी काफी सारी पर्सनालिटीज देखने को मिलेंगी। तो चलो मछली का ज्ञान पेलना बंद करते हैं, एपिसोड पे आते हैं। एंड इस एक सिंगल एपिसोड को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि ये मार्वल की अब तक की बेस्ट सीरीज होने वाली है। याद कर लो, लिख लो। और ऐसा मैंने इसके फर्स्ट एपिसोड के वेरी फर्स्ट सीन को देखते ही अंदाजा लगा लिया था। मतलब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कोई राइटर ऐसे भी सोच सकता है। आर्थर हैरो जिस कांच के ग्लास में दारू पीता है, उसी ग्लास को तोड़ के उसको चकनाचूर करके अपने जूतों में डाल लेता है एंड उन्हीं जूतों को पहन के वहां से बाहर निकल जाता है। सीरीज का इंट्रो देख रहे हो किस लेवल तक इंसेन है। इमेजिन करके देखो आप अपने साथ ये सब। इस सीरीज की राइटिंग एंड ऑस्कर आइजैक की एक्टिंग देख के मैं एक चीज दावे से कह सकता हूँ कि ये सीरीज एक तरह से एमसीयू के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। अब जैसे आयरन मैन मूवी से आरडीजे ने एमसीयू को एक सॉलिड सा स्टार्ट दिया था, ठीक वैसे ही इस सीरीज से ऑस्कर आइजैक भी एमसीयू को एक नया बूस्टअप देने वाले हैं। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद ऑस्कर आइजैक साहब का भी मानना है। अब अपनी खुद की कंपैरिजन कोई आरडीजे का आयरन मैन से कर सकता है भला? अल्ट्रा प्रो लेवल के कॉन्फिडेंस और गट्स चाहिए। एंड इस एक एपिसोड को देख के मैं इस बात से कंप्लीटली एग्री करता हूँ, अपने तन मन धन से स्वीकार करता हूँ ये बात करो अगर एपिसोड की स्टोरी की, तो लंदन का एक म्यूजियम है जिसमें काम करने वाला एक बंदा है स्टीवन ग्रांट। अब अगर कॉमिक्स से बकचोदी पहलू, तो कॉमिक्स में ये बंदा टोनी स्टार्क ही होता है। मतलब वही मिलेनियर, प्ले बॉय, फिलैंथ्रोपिस्ट टाइप का बंदा, ब्रूस वेन के जैसे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्टीवन ग्रांट म्यूजियम में काम करता है। अब ज्यादातर जब म्यूजियम में काम करने वाले बंदों का जिक्र आता है तो अक्सर हमारे दिमाग में लोगों को म्यूजियम का टूर वगैरह करवाने वाले बंदे की या वहाँ के केयर टेकर की छवि आती है। बट अगर इस बंदे स्टीवन ग्रांट का काम देखोगे म्यूजियम के अंदर एंड उसकी नॉलेज का लेवल देखोगे, तो आराम से एक चीज समझ आ जाएगी कि बॉस हर जगह टैलेंट से ज्यादा कॉन्टैक्ट चलते हैं। मतलब इस बंदे को एंशिएंट इजिप्ट को लेके इतनी ज्यादा नॉलेज है कि ये पुरानी इजिप्शियन पेंटिंग को देखकर ये तक बता देता है कि यहाँ पर 9 गॉड्स होने चाहिए थे, ना कि 7। बट इसकी सीनियर बोलती है कि जाओ जाके टॉफियां बेचो। जी हाँ, ये बंदा म्यूजियम में टूर गाइड नहीं है, बल्कि वहाँ पे टॉफियां बेचता है, मतलब कैंडी शॉप पे काम करता है। और इस बंदे की लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बताता हूँ। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसकी लाइफ में गर्लफ्रेंड का ना होना। हाँ, जानता हूँ कि हम सबकी लाइफ में यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बट इस बंदे के पास गर्लफ्रेंड नहीं है, उसकी वजह है इसके डार्क सर्कल्स। अब तुम बोलोगे ये कैसी प्रॉब्लम हुई? अरे भाई बताता हूँ। ये बंदा बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह रातों को सो नहीं पाता, पूरी पूरी रात जागता है। हाँ, लेकिन हम दोनों की वजह कुछ और है और इसकी वजह कुछ और। ऐसा ये जानबूझकर करता है और उस वजह से इसको डार्क सर्कल तक हो गए हैं। देखा मेकर्स ने कितनी माइन्यूट डिटेल तक पे फोकस किया है। अब ये बंदा जानबूझकर इसलिए नहीं सोता क्योंकि अगर ये सो गया तो ये कब जागेगा पता नहीं। और सिर्फ सोने के बाद ही नहीं, इसको दिन दहाड़े जागते हुए भी ब्लैकआउट्स आते हैं। ऐसे ही एक रात को इसको ब्लैकआउट्स आते हैं एंड ये बंदा अपने बिस्तर की जगह कहीं किसी मैदान में जागता है और इसके दिमाग में इजिप्शियन मून गॉड खोंसू की आवाजें गूंजने लगती हैं, जहाँ पे हमें हल्के से खोंसू के दर्शन भी होते हैं इसके पीछे। जहाँ पे इसके सामने ढोंडू होता तो ये उसको देखकर यही बोलता, ढोंडू तू क्यों ऐसे कर रहा है जैसे मेरे पीछे वो। और फिर ये वहां से भागता है और अनजाने में ही एक कल्ट मीटिंग का हिस्सा बन जाता है, जिसका लीडर होता है इस सीरीज का विलेन आर्थर हैरो। और जब उसके बंदे स्टीवन को पकड़ने के लिए इसके पीछे आते हैं तो ये उन सबको बढ़िया से एकदम मस्त तरीके से कूटता है। लेकिन हमें वो सब नहीं दिखाया जाता ना,
बस स्क्रीन पे एक जंप कट लगता है एंड वो सब हो चुका होता है जो भी हम देखना चाहते थे। हमें ये दिखाया जाता है कि किसी ने इन सबको टाइड से मस्त धो दिया है, सबको ऐसे ब्लड ब्लड लगा हुआ है, मतलब डिज्नी ने मस्त खून खराबा किया है सीरीज में, बट हमें दिखाया भी नहीं। वाह। बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे के एपिसोड्स में हमें खूब मारामारी देखने को मिलेगी, ऐसे जंप कट्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका रीजन हमें इस एपिसोड के एंड में दे दिया गया है। और वो क्या रीजन है वो बाद में बताऊंगा, पहले बात कर लेते हैं आर्थर हैरो की। अच्छा, वो अपनी गर्लफ्रेंड वाली प्रॉब्लम तो रहेगी, चलो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। असल में स्टीवन को जब ब्लैकआउट्स आते हैं तो ये थर्सडे को सो के संडे में उठता है और फ्राइडे वाली उसकी जो डेट है वो मिस हो जाती है। अब भाई कोई लड़की तुम्हें सामने से डेट पे बुलाए और तुम 2 दिन बाद जाके रेस्टोरेंट में उसको कॉल करो, बोलो बेबी मैं आ गया, तो ऑब्वियसली तुम्हें सुनने को गालियां ही मिलेंगी। ऊपर से घर वापस जाने के बाद इस बंदे को अपने ही अपार्टमेंट के गलियारे में बगुले की शक्ल वाला एक बंदा दिखाई दे जाता है, तो खुद सोचो इसकी दिमागी हालत क्या होगी। खैर अब आते हैं आर्थर हैरो पे। तो आर्थर हैरो एक इजिप्शियन कल्ट का मेंबर एंड लीडर है जो कि एंशिएंट इजिप्शियन देवी एमिट की पूजा करते हैं। जैसे अपना मून गॉड खोंसू ऐसे बगुले की शक्ल वाला एक बंदा है, वैसे ये एंशिएंट इजिप्शियन देवी जो है एमिट, ये मगरमच्छ की शक्ल वाली होती है। एंड स्टीवन ग्रांट के पास एक एंशिएंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट है जिसको कि ये लोग हथियाना चाहते हैं। आर्थर के अकॉर्डिंग उनकी देवी एमिट यमराज की तरह काम करती है, यानी कि जो जिस तरह से काम करता है अपनी लाइफ में उसको उसी के अकॉर्डिंग उसका इनाम मिलता है या फिर सजा मिलती है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने अभी तक कोई गलत काम किया ही नहीं लाइफ में, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई पाप करने वाले हो तो ये बंदा आपको पहले ही सजाए मौत दे देगा। मतलब इसके अकॉर्डिंग किसी को मौका ही मत दो पाप करने का। वाह। थैनोस की तरह इसकी आइडियोलॉजी भी एकदम अलग लेवल की है। एक थैनोस मर गया, पता नहीं किस किसके सर पे हाथ धर गया, और कौन पापी है और कौन पुण्यात्मा ये पता करने का इसका तरीका भी मस्त है। इसके हाथ पे एक ब्लैक तराजू का टैटू बना हुआ है एंड जब उसको किसी को चेक करना होता है तो ये उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है एंड उसके हाथ में अपनी मगरमच्छ के मुंह वाली छड़ी रख देता है। अगर इसके हाथ का तराजू झूल के ब्लैक ही रहा तो बंदा अच्छा इंसान है, और अगर वो रेड हो गया तो मतलब बंदा गया काम से। खैर ये बंदा स्टीवन का पीछा करते हुए उसके म्यूजियम में पहुंच जाता है और जब वहां पे स्टीवन म्यूजियम में काम करने वाले लोगों से मदद मांगता है, एक गार्ड से, एक लेडी फोटोग्राफर से, तो वो भी ऑलरेडी आर्थर के कल्ट का हिस्सा होते हैं। बहुत फैला हुआ बिजनेस है भाई। वहां पे आर्थर जब स्टीवन के हाथ पकड़ के चेक करता है कि ये इंसान अच्छा है या बुरा, तो उसको घंटा कुछ पता नहीं चलता, उल्टा तराजू नाचती ही रहती है। फिर उससे बच के स्टीवन म्यूजियम के अंदर भागता है एंड वहां पे शुरू होता है असली खेल। वहां पे लगे हुए मिरर्स की हेल्प से हमें इसके अंदर की डिफरेंट पर्सनैलिटीज देखने को मिलती हैं और ये कुछ शॉट्स बहुत ही खूबसूरती से फिल्माए गए हैं, मुझे काफी मजा आया देख के। अब वहां पे कुछ एंशिएंट इजिप्शियन क्रिएचर्स स्टीवन का पीछा करते हैं। फिर स्टीवन को उसके अंदर से उसकी दूसरी पर्सनैलिटी मार्क स्पेक्टर की आवाज आती है एंड वो स्टीवन को बोलता है कि भाई अपनी बॉडी का कंट्रोल मुझे दे दे, तुमसे ना हो पाएगा। उसके बाद इसकी बॉडी को मार्क स्पेक्टर टेक ओवर कर लेता है एंड फिर वो मून नाइट में ट्रांसफर होके हमें उन सारे जंप कट्स में क्या हुआ होगा उन सबको इमेजिन करने का एक मौका देता है। अब चूंकि मून नाइट हमारे सामने आ चुका है तो अब जो भी ब्लैकआउट स्टीवन को आएंगे तो हमें पता होगा कि उन ब्लैकआउट्स के दौरान मार्क स्पेक्टर उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लेता है एंड मून नाइट बन के सामने वाले को धो देता है, तो जंपकट्स दिखाने का सवाल ही नहीं उठता। तो आगे से हमें जंपकट्स देखने को नहीं मिलेंगे। वेल मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहले ही एपिसोड में हमें मून नाइट का फुल फ्लेश्ड अवतार देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से तो ये एपिसोड काफी ओपी लेवल का था। आप सबका क्या मानना है मुझे कमेंट्स में बताइए। बाकी अभी तो पहला ही एपिसोड आया है एंड काफी सारे सवाल हम सबके सामने खड़े हो गए हैं और इस पूरे हफ्ते हम इसी एक एपिसोड की बात करेंगे। और अगर आपको भी मजा आया एपिसोड देख के तो कमेंट्स में बताओ क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, और अगर फिर भी कुछ डिस्कस करना है तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे। वरना मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।